तो एक्सरसाइज 5.3 का 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म एंड S1 what is the sum of first two terms or what is the second term similarly find the third and tenth and the nth term। यानी इसमें कहा गया है कि एक AP है AP उसका सम जो दिया गया है यानी कि nth टर्म तक फर्स्ट n टर्म तक का जो सम होता है वो इस यानी कि एक्सप्रेशन से निकलता है। ठीक, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा वो बताना होगा हम लोगों को। और उसके बाद व्हाट इज़ द सम ऑफ टू टर्म्स यानी S2 S1 ये सब निकालना पड़ेगा। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म क्या होगा। सिमिलरली द थर्ड टर्म A3 इसमें फाइंड आउट करना होगा। 10th टर्म निकालना होगा A10 और nth टर्म भी निकालना होगा ये AN। तो बहुत सारी चीज़ को निकालना होगा जो इसमें दिया गया है कि अगर फर्स्ट n टर्म तक का अगर सम इससे निकले तो कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर गिवन क्या है कि Sn दिया गया है, क्या दिया गया है कि 4n और माइनस एन स्क्वायर। कोई AP है, सपोज़ कि ये AP है AP A1 A2 A3 यही AP है। तो ऐसा है ना, अगर एक ही टर्म को जोड़ें जैसे कि अगर 2 है 4 है 6 है ये एक AP है, एक ही टर्म का सम अगर पूछें तो क्या होगा, यही होगा। 2 को अगर जोड़ना होगा तो सिर्फ 2 ही होगा, अगर 2 टर्म को जोड़ेंगे यहाँ तो 6 होगा। तो हम पहले यहाँ अगर S1 अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा 4 × 1 माइनस 1 स्क्वायर, जहाँ जहाँ 1 है उसका 1 वैल्यू रखेंगे तो इस तरीके का हो जाएगा। इसी जगह लिखते हैं यानी कि 4 - 1 = 3 ये हो जाएगा। अगर S2 निकालें यानी कि 2 टर्म का अगर सम निकालें तो क्या हो जाएगा 4 × 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो इस तरीके से 8 - 4 हो जाएगा 4। ये कह सकते हैं 1 का तो देख ही लिए और यहाँ 2 का। अच्छा, अब एक ही टर्म का अगर सम कहें तो अकेले वही होता है सम, यानी S1 कहें इसको या तो A कहें, बात तो बराबर ही है, अकेले A है। तो ये जो S1 है यही मेरा A है, यानी एक ही टर्म का वो सम है, सम क्या कहेंगे वही टर्म ही है। अच्छा, फिर अगर 2 टर्म अगर यहाँ दिया रहे जैसे कि ये दोनों का प्लस करेंगे तो 6 होगा, यानी इस केस में देख रहे हैं S2 क्या हो रहा है मेरा 6 हो रहा है। अगर फर्स्ट टर्म हम लोगों को मालूम रहे S1 मालूम रहे तो क्या सेकेंड टर्म A2 निकाल सकते हैं। हाँ, तो उसमें क्या करेंगे S2 में S1 को माइनस कर देंगे, 2 के सम में से एक सम को हटा लेंगे इसको। तो S2 मेरा यहाँ क्या है 6 में अगर इसको 2 हटा लें तो ये 4 आ जाएगा सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म को भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं हियर A1 = S1 और S1 क्या हो जाएगा हम लोगों का 3, और A2 की बात करें तो क्या हो जाएगा S2 में S1 को माइनस करना पड़ेगा। तो 4 में 3 को माइनस कर दिए तो क्या हो गया 1 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं A1 ये है, A2 हम लोगों का 1 है, तो इसलिए क्या D नहीं निकाल सकते, D आराम से निकाल सकते हैं। A2 - A1 होता है, A2 - A1, तो A2 हम लोगों का 1 है, उसमें -3 करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, और क्या क्या इसमें पूछा गया था, इस सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म तो हम लोगों का यही हो गया। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या होगा, तो ये 2 टर्म्स का सम। अच्छा, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म क्या है, तो ये तो हम लोग ऑलमोस्ट हर चीज़ निकाल चुके हैं। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड द nth टर्म। अच्छा, थर्ड टर्म भी निकालना है। अच्छा, इसमें A है, D भी निकल गया तो क्या थर्ड टर्म नहीं निकलेगा। A3 अगर निकालेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा 2D। A तो हम लोगों के पास मालूम ही है, ये रहा 3 और +2 × D की बात करें तो D हम लोगों का अभी जस्ट -2 निकला है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा -1 ये A3। अच्छा, और थर्ड टर्म हो गया। 10th टर्म की बात कर रहे हैं A10 तो = A + 9D। तो A का क्या है वैल्यू, A का वैल्यू 3 है और 9 × D की बात करें तो -2, तो 3 - 18 हो जाएगा -15 हो गया। ये रहा A10 और उसके साथ साथ कहा गया है nth टर्म भी निकालें। तो इधर देख लेते हैं उसका जो शेष बचा, ये AN = क्या होता है A + n - 1 × D। तो AN तो n ही रहेगा, A का वैल्यू क्या था हम लोगों के पास 3 है तो 3 रखते हैं, और ये रहा n - 1 × D का वैल्यू क्या है -2। तो इस तरीके से 3 और -2n +2 हो जाएगा, और इस तरीके से 5 - 2n हो गया। ये हम लोगों का nth टर्म का। तो 11th नंबर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन यानी कि जो हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसमें सम भी पूछा गया था कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच केस इन ईच केस। यानी कि जो 10th नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखे थे उसमें ये कहा गया था कि ये चेक करें
10th की बात कर रहे हैं हम, 11th की नहीं, ये 10th की बात कर रहे हैं। तो ये पहले से दिखाना था कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, और उसमें ये भी लिखा गया था, जिसको हम भूल गए थे वहाँ सॉल्व करने के लिए, या छूट गया था इसमें। यानी ए हम लोगों के पास कुछ तो निकला ही होगा, फिर डी कुछ निकलेगा, उसमें 15 टर्म तक का हम लोगों को सम फाइंड आउट करना था प्रत्येक केस में। यानी उसमें 2 क्वेश्चन दिया गया था 10th में, 10th नंबर क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन में, और एक था ए एन इक्वल टू 9 - 5n। 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग दिखा दिए थे कि दोनों ए पी फॉर्म कर रहा है, ये भी और ये भी ए पी फॉर्म कर रहा है, और प्रत्येक केस में हम लोगों को S15 यानी 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना था, जो हम लोग वहाँ छोड़ दिए थे। तो वो खुद से कर लें, S15 का आराम से निकाल लेते हैं, लेंगे आप लोग। तो बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यानी कि 11th हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यहाँ कहा गया है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है 6 से जो डिविजिबल होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर तो ये होता है 3, 4, 5, 6, यही हो गया ऐसे ही। अच्छा, वो लेकिन 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 से डिविजिबल वाले जो 40 यानी कि जो इंटीजर्स होंगे, क्या क्या हो सकता है? 6 होगा, 12 होगा, यानी 18 होगा, 24, 30, यही सब होगा। ये सारे नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल होगा, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसके 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल है 6 से, उसका सम निकालना है। तो वो भी फर्स्ट यानी कि शुरू से। ऐसा नहीं है कि हम 18 से स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो हम पहले ऐसे लिखेंगे, इसका डायरेक्ट हम सॉल्यूशन ही अगर फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे? तो लिखेंगे द नंबर्स या सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स which are divisible by 6 will be in AP as follows। हम यहाँ लिख लिए हैं इसे। क्या लिखे हैं कि द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर के जो सीक्वेंस होंगे विच आर डिविजिबल बाय 6, जो 6 से डिविजिबल होंगे या हैं, तो विल बी इन AP, वो एक AP में होगा। किस तरीके का वो देख लेते हैं, इस तरीके का। ठीक, यहाँ 40 टर्म्स, ठीक 40 टर्म्स तक हम लोगों को लेना है, तो इसके सम को निकालना होगा हम लोगों को। तो इस केस में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हियर्स यानी ए तो 6 है, अगर डी का है तो ये दोनों के बीच का तो डिफरेंस हम लोग 6 देख ही रहे हैं, और एन की बात करें तो ये 40 ही होगा। तब देयरफॉर एस एन का फार्मूला तो पता ही है, तो सम निकालना है 40 टर्म तक का, 2a + n - 1 इंटू डी। ये करेंगे तो एस 40 दिखना है, तो यानी कि एन का वैल्यू 40 है। तो दूसरा देख लेते हैं, यहाँ 2 इंटू ए का क्या है वैल्यू 6 है, प्लस n 40 है, 40 - 1 इंटू अगर डी का वैल्यू देखें तो डी यहाँ 6 है। इस तरीके से क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, यानी 40 को डिवाइड अगर करें हम लोग 2 से, 20 हो जाएगा, और यहाँ देखें तो 12 हो जाएगा, 12 प्लस ये 39 इंटू 6 हो जाएगा। इस तरीके से 20 हो गया, 12 प्लस ये हो गया, और ये रहा 20 इंटू, ये दोनों को प्लस करते हैं, ये हो गया 6, 4 और 2, ये रहा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो गया 4920। ये सबको अगर जोड़ेंगे यानी 40 टर्म्स तक का, तो इतना सम होगा। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर, यही आंसर हो गया, ये कह सकते हैं कि आंसर है। तो ये 12 नंबर हम लोग निकाल लिए। ये एपी में था इसलिए इसको सम यानी कि यहाँ जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सब ऑलरेडी एपी में ही होंगे, क्योंकि ये एपी ही चैप्टर है। अच्छा, आगे देखते हैं, ये 13th नंबर क्वेश्चन यानी 13वां क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के जो मल्टीपल्स हैं यानी कौन कौन से हैं मल्टीपल्स, यही है। तो 8 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे ये 15 टर्म तक का सम निकालना है। यहाँ 2 15 टर्म यानी कि इसके 15 टर्म्स तक का सम निकालना है। 8 के जो मल्टीपल्स हैं वो भी फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 विल बी इन एपी, वो तो एपी में ही होगा।
किस तरीके का, तो वो भी देख लेते हैं। वो होगा कुछ इस तरीके का, यानी 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन। कितने टर्म्स तक, 215 टर्म्स, यानी कि वो 15 टर्म तक। अब देखते हैं, तो हियर यहाँ अगर देखें तो ए हम लोगों का 8 हो गया। अगर डी की बात करें तो 16 में 8 अगर माइनस करें तो यहाँ डायरेक्ट हम 8 ही क्यों ना लिख दें, क्योंकि हमको पता है कि वो 8 ही है। और अगर इस केस में देखें तो n का वैल्यू 15 हो जाएगा। तो एन के फॉर्मूले से हम लोग सम निकाल लेंगे 15 टर्म तक का। ये हो गया 2a + n - 1 इंटू डी। तो ये s हो गया 15, यानी s 15 = 15/2, 2 इंटू ए ये रहा, और ये 15 - 1 और इंटू डी का वैल्यू अगर कहें तो 8 ही होगा। तो फिर यहाँ अगले स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15/2 तो है ही, 15/2 ये हो जाएगा हम लोगों का 16 अब प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 14, 14 इंटू 8 किया। अब इसको क्या करेंगे, ये हो गया, और ये दोनों को प्लस करने के बाद क्या होता है देख लेते हैं। ये हो गया, 2 से अगर कैंसिल करें तो 64, 15 इंटू 64 करें तो क्या होगा, तो 960 हो रहा है, यानी हम लोगों का ये प्रोडक्ट हो गया। यानी कि यहाँ फर्स्ट 15 द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज़ 960। ऐसा कह सकते हैं कि जो इसका सम होगा फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज़ 960, यानी कि 960 हो जाएगा। ये रहा 13वां क्वेश्चन, यानी 13th नंबर का सॉल्यूशन। अब देखते हैं 14th नंबर का। 14th नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अच्छा, 0 और 50 के बीच में जितने भी फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स है उसके सम को निकालना है। अच्छा, 0 और 50 के बीच के जितने भी ऑड नंबर है वो कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, यानी कि इसके बाद 3 के बाद 5, 7, 9, 11, और उसके बाद क्या 50 तो नहीं लेना है, ना तो जीरो, वैसे ये दोनों है भी नहीं, और ये दोनों के बीच का ही लेना है। तो लास्ट वाला हो जाएगा हम लोगों के पास 49 ऑड नंबर्स। तो ये इसको अगर गौर से देखें तो हम लोगों को क्या पता चलता है, ये दोनों के बीच का देखें तो डिफरेंस क्या है, यानी कि 3 में 1 गया, 2 हो गया। इसमें देखें 5 में 3 को माइनस किए 2, 7 को अगर 5 में माइनस किए तो 2, यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव जो भी टर्म्स है 9 - 7 किए तो 2। क्या देख रहे हैं कि सेम है, इट मीन्स कि ये एपी में है, लेकिन ये तो हमको मालूम हो गया अगर एपी में है तो ये फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस इस केस में 2 देख रहे हैं, लेकिन इसमें कितने टर्म्स है वो पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ पता है, वो है कि कोई भी अगला टर्म हम लोगों के पास 49 है, यानी लास्ट टर्म ही है, लास्ट टर्म ये है। इससे हम लोग क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे कि n का वैल्यू क्या है, यानी कि n का जो वैल्यू निकलेगा वो निकल जाएगा नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑफ दिस एपी, यानी कि इस एपी का नंबर ऑफ़ टर्म्स हम लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सबका सम निकाल लेंगे टोटल टर्म्स का। तो यहाँ का 0 और 50 के बीच में कहा गया है और नंबर्स, तो ऐसे लिखेंगे, द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो। द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 विल बी इन एपी, एक एपी में होगा एज फॉलोज, इस तरीके का। वो किस तरीके का होगा देख लेते हैं। वो होगा 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन करते करते लास्ट वाला 49 होगा। तो हियर यहाँ कह सकते हैं कि ए क्या हो जाएगा हम लोगों का 1, और डी देखें तो 3 में -1 तो 2 हो गया, और ए एन तो हम लोग मालूम ही है 49, यानी कि इसी को एल भी कहते हैं हम लोग। लास्ट टर्म एल है, यहाँ हम कहेंगे कि सिंस एल हम लोगों का दिया है 49, तो ये कोई नेक्स्ट यानी कि टर्म ही है, nth टर्म इसको अगर मान लिया जाए। ए का वैल्यू 1 और ये रहा n - 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है हम लोगों के पास 2 है, 49। अच्छा, फिर आगे स्टेप में अगर देखें तो क्या देखते हैं, 1 और प्लस 2n - 2 इक्वल टू 49 हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, 2n - 1 इक्वल टू हो जाएगा 49। तो 2n ये रहा 49 और प्लस 1 यानी 50 हो गया, और इस तरीके से n का वैल्यू क्या हो जाएगा 50/2 इक्वल टू 25, यानी कि इसमें कितने टर्म्स है, यानी कि 25 टर्म्स है। अब 25 टर्म्स है तो सबका सम निकाल लें। तो ये n का तो वैल्यू हम लोगों के पास आ ही गया, तो अब Sn को फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर फिर कहेंगे कि Sn इक्वल टू क्या होता है, n × a + l। तो ये तो S 25 है ही, 25/2, और a का वैल्यू तो 1 है ही, और लास्ट टाइम हम लोग 49 ही है।
तो ये 25/2 इंटू ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 50, ये 25 हो गया। इस तरीके से 625 हम लोगों का सम निकल गया। तो हैंस कह सकते हैं कि हैंस द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 इस क्या हो जाएगा 625। इतना कह सकते हैं कि जो भी यानी कि ऑड नंबर्स है 0 और 50 के बीच, उसका सम कितना हो जाएगा 625। तो इस तरीके से हम लोग 14वें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए, 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: 200 rupees for the first day, 250 rupees for the second day, and 300 rupees for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 rupees more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए, वो उस पर पेनल्टी लगता है जितना हम उस काम को डिले करें उसके कंप्लीट होने का। अगर जैसे कि कंप्लीट होने का अगर टाइम है कि उसको 30 डेज़ में कंप्लीट करना है, 30 डेज़ में अगर नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो फर्स्ट डे का यानी पेनल्टी हम लोगों का देना होगा। फर्स्ट डे डिले करेंगे 200, सेकेंड डे डिले करेंगे तो 250 रुपीज़, थर्ड डे डिले करेंगे तो 300 रुपीज़, ऐसे ही पेनल्टी है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर जो है किसी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करता है, वो उसको कंप्लीट करने में कुछ लेट करता है तो फर्स्ट डे का 200 रुपये, सेकेंड डे का 250 रुपये, थर्ड डे का 300 रुपीज़, ऐसे ही 50 रुपीज़ का देख रहे हैं कि यहाँ यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है 50 रुपीज़। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज़ डिले करे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, तो उसको पेनल्टी के तौर पे कितना देना होगा। पेनल्टी मीन्स फाइन। तो वैसे तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है पेनल्टी और फाइन में। तो वैसे यहाँ पेनल्टी कहा गया है, तो क्या फिर से इसको रिपीट कर दे। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब पे एक पेनल्टी है, यानी कि उस काम को अगर कंप्लीट नहीं करते हैं उसके कंप्लीशन के बाद, मतलब उसके कंप्लीशन में अगर डिले करते हैं तो उसके बाद हम लोगों को पेनल्टी यानी कि उस कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा। तो फर्स्ट डे का 200 रुपीज़ है, सेकेंड डे का 250 रुपीज़ है, ये थर्ड डे का 300 रुपीज़ है। तो कहते हैं कि इसी तरह 50 रुपये करके बढ़ रहा है पेनल्टी पर डे। और अगर वो कॉन्ट्रैक्टर 30 डे डिले करता है उस काम को, तो पेनल्टी के तौर पे उसको कितना पे करना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है पेनल्टी का, द डिलेज वर्क, तो हम लिखेंगे द सीक्वेंस ऑफ पेनल्टी जो है इन रुपीज़, यानी रुपीज़ में ही गिवन है। क्या है द सीक्वेंस ऑफ पेनल्टीज इन रुपीज़ विल बी या इज इन AP एज फॉलोज। इस तरीके का है। कैसे है 200 रुपीज़ फर्स्ट डे का, 250 रुपीज़, फिर 300 रुपीज़ एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि हियर फर्स्ट जो टर्म है इसका, तो ये 200 हो गया। डी की बात करें तो 50 रुपीज़ हो गया। अच्छा, एन की बात करें तो 30 डेज़, यानी मेंशन किया गया है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उस काम को कितने दिन डिले कर रहा है, वो 30 डेज़ डिले कर रहा है। तो यानी 30 डेज़ का ये सम हम लोगों को निकालना होगा, क्योंकि यही पेनल्टी है, पर डे का पेनल्टी यही इसी तरीके का है। तो 30 डेज़ जो वो डिले किया है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 230 टर्म्स, इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ एन भी मालूम है, तो फॉर एस एन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ये 2a + n - 1 × d, और इस तरीके से S30, तो 30/2, और ये रहा 2 × a, तो 200 है, ये रहा 30 - 1 यानी 29 हो जाएगा। और डी की बात करें तो 50 रुपीज़ यानी 50 है, तो ये हो गया 400 रुपीज़ और प्लस 29 × 50 कर देंगे ये। अगले स्टेप में इसको क्या लिखेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का 50 और ये 400 और प्लस ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रहा 15 और ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुना में अगर करेंगे तो 400 408 ये 1850 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद दोनों गुना करेंगे तो शायद इतना हो गया, ये रुपीज़ हो गया, यानी 27,750 रुपये उसको पेनल्टी के तौर पे उसको देना पड़ेगा, ठीक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में, ये पेनल्टी है
यानी फाइन कर सकते हैं इसको। तो इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अच्छा तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, तो लिख सकते हैं लास्ट में हैंस द कॉन्ट्रैक्टर क्या है, द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे कितने रुपीज़ है, 27,750 रुपीज़, ये हो जाएगा टू एज पेनल्टी। ये लिख देंगे लास्ट में हम लोग, हैंस द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे 27,750 रुपीज़ एज पेनल्टी, ये इतना पे करना होगा पेनल्टी के तौर पे। तो ये हो गया काम में डिले जो जैसे ही करेंगे, तो पेनल्टी अगर नहीं लगाएंगे किसी भी वर्क में तो क्या हो जाएगा, सभी कॉन्ट्रैक्टर काम को जल्दी से नहीं पूरा करेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन, 15 हम लोग सॉल्व कर लिए। A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding price, find the value of each of the prizes. Each of the prizes. क्या कहा गया है कि 700 रुपीज़ का 7 कैश प्राइजेस, एक कैश प्राइज होता है। कैश प्राइस में क्या होता है कि उसमें कैश यानी कि अमाउंट दिया जाता है जो भी प्राइस बांटेंगे। तो इसमें कहा गया है कि 7 3 4 5 ये 6 ये रहा 7 कैश प्राइस रहेगा, जिसका टोटल का सम 700 ही रहेगा। कैश प्राइस में 700 है। अ सम ऑफ 700 इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। स्कूल में 700 रुपीज़ का कैश प्राइस देने वाला है स्टूडेंट को फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसके टोटल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए कुल मिला के जैसे भी परफॉर्मेंस रहा हो। इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, अगर उसका जो भी प्राइस यानी प्राइस का यानी कैश प्राइस हो, जैसे कि सपोज वो एक्स रुपीज़ है तो उससे 20 रुपीज़ दूसरा वाला कम होगा, फिर उससे 20 रुपीज़ उससे कम होगा, फिर उससे 20 रुपीज़ ये कम होगा, ऐसे ही करके उससे 20 रुपीज़ उसमें कम हो रहा है और फिर ये फाइनली हो जाएगा इतना। यानी इससे ये 20 रुपीज़ कम है, इससे 20 रुपीज़ कम है। इसमें अगर इसमें ये 20 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 40 ही होगा। इसमें अगर 20 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 60 होगा। तो इसी तरीके से कहा गया है कि जो फर्स्ट प्राइज़ है उससे 20 रुपये करके कम है अगले प्राइज़, और ये 7 प्राइज़ तक है क्वेश्चन का जो कहना है। तो उसके फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो सब प्राइज़ का वैल्यू निकालना होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 700 रुपीज़ का कैश प्राइस मतलब देने वाले हैं स्टूडेंट्स को, यानी 7 प्राइस देने वाले हैं और वो 700 रुपीज़ ही है। वो किस लिए दिए जा रहे हैं, तो उसके जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके लिए 7 स्टूडेंट को दिया जा रहा होगा। तो पहले को जो कैश प्राइस देंगे उससे कहते हैं कि 20 रुपीज़ दूसरे पर कम है, फिर थर्ड जो प्राइस होगा फर्स्ट प्राइस तो ज़्यादा कॉस्ट का होता ही है, उसके बाद फिर कम का, फिर कम का, तो ऐसे ही कैश प्राइस यानी कि 4th स्टूडेंट को कम देंगे, फिर यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6th पोजीशन और 7th पोजीशन, यानी फिर जो फर्स्ट जो यानी कि 7 जो क्या कहते हैं उसको टॉप 7 जो स्टूडेंट्स है उसको ऐसे ही प्राइस दिया जा रहा है स्कूल में। तो कहते हैं सब प्राइस का कितना अमाउंट होगा वो निकालना है। तो ये सब देख रहे हैं कि ये एपी में ही होगा, क्योंकि सबका जो यानी कॉमन डिफरेंस होगा। तो वो मान लेते हैं, लेट द 7 कैश प्राइजेस बी, क्या क्या मान लेते हैं, एक्स इन माइनस 20, सब रुपीज़ में है, इन रुपीज़ हम लिख देते हैं इसी जगह, इन रुपीज़ एस क्या है एक्स माइनस 20, दूसरा हो गया एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 60, 20 रुपये कम करते जा रहे हैं, एक्स माइनस 80, एक्स माइनस 100, एक्स एंड एक्स माइनस 120। क्या लिखा है, लेट द 7 कैश प्राइजेस बी इन रुपीज़ एज एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40, एक्स माइनस 60, एक्स माइनस 80, एक्स माइनस 100 और एक्स माइनस 120। 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, हियर द सीक्वेंस ऑफ प्राइजेस, जो भी है सीक्वेंस इस इन एपी, ये जो सीक्वेंस देख रहा है वो एपी में है। बिकॉज क्यों है, क्योंकि इसका जो n+1 - an ये टर्म है
इज इक्वल, हम लिख दिए बिकॉज ये जो है ये एक इक्वल है। हमेशा निकालें आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म को अगर माइनस करेंगे तो वो इक्वल है, इसीलिए ये AP में है, ऐसा कर सकते हैं। देन ये क्या हो जाएगा तब x हो जाएगा। अगर d की बात करें तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को अगर माइनस करें, सेकेंड टर्म ये वाला है x माइनस 20, उसमें अगर माइनस x को करें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 20 ही हुआ। वैसे भी हम लोगों को पता ही है कि 20 रुपीज़ तो कम होते ही जा रहा है आगे वाले टर्म में, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये सब का पता है, हम कह सकते हैं कि सिंस S7 अगर निकालेंगे तो वो 700, यानी कि सब कैश प्राइस का अगर सब कैश प्राइस को अगर हम लोग ऐड कर दें तो वो 700 रुपीज़ ही होगा, क्योंकि 700 में ही इस तरह बांटा गया है, यानी 700 के ही कैश प्राइस को ऐसे बांटा गया है। तो ये 7.2 इंटू 2A प्लस n, यानी 7 ही है, 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ 700। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ 7/2 है 2, ए का वैल्यू हम लोगों के पास x है, और फिर प्लस ये 6 इंटू डी क्या है -20, ऐसे लिख लिए। उसके बाद ये रहा 700। यहाँ क्या करेंगे 7/2, ये 2x है, 2x रहने देते हैं, प्लस माइनस ये ऐसा कुछ हो जाएगा इक्वल टू 700। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे 2x माइनस 120 इक्वल टू 700, और इसको 2 उधर और ये रहा 7 नीचे, तो इस तरीके से कैंसिल करके क्या हो जाएगा 200। अच्छा कैंसिल करके हो गया 200। तो फिर हम यहाँ फिर इसी को अगर देखें क्या हो जाएगा 2x माइनस 120 इक्वल टू 200 है। अच्छा फिर अगर 2x इक्वल टू करें तो 200 और ये वाला उधर कर दें तो इस तरीके से हो जाएगा 320। तो देयरफॉर x अगर देखें तो 320 और 2 तो 160, यानी x का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया, जो फर्स्ट टर्म माने थे हम लोग। फर्स्ट टर्म तो यही है, उसका वैल्यू क्या देख रहे हैं 160 आ गया। तो अब 160 दूसरे टर्म का क्या हो जाएगा, 160 में 20 माइनस करते जाएंगे ऐसे, तो कितना हो जाएगा 140। फिर इसमें 20 माइनस करेंगे तो 120। तो एवं प्रकार से 7 कैश प्राइजेस हम लोगों के पास आ गया। हमको सिर्फ एक का ही वैल्यू निकालना था, सब अदर कैश प्राइजेस का निकल जाएगा। तो हैंस कह सकते हैं, हैंस क्या कहा गया था, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, हैंस द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, वैल्यूज़ ऑफ ईच प्राइस ऐसे लिखते हैं, वैल्यूज़ ऑफ ईच प्राइस आर कैसे है रुपीज़ में है, वो पहला हो जाएगा 160, फिर हो जाएगा 140, फिर हो जाएगा 120, सब में 20 कम करते जा रहा है 100, फिर करेंगे इसमें तो 80 रुपीज़, क्या हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, फिर हो जाएगा 60 रुपीज़ का, फिर हो जाएगा 40 रुपीज़ का, लास्ट एकदम दिख रहा है ये 3 4 5 6 7, हाँ सेवन्थ जो प्राइस इसका अमाउंट होगा वो बहुत ही कम होगा 40 रुपीज़ का, और जो हाईएस्ट यानी कि फर्स्ट नंबर प्राइस है वो 160 रुपीज़ का। तो ये हम लोग सॉल्व कर लिए, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। अच्छा आगे देखते हैं 17th नंबर क्वेश्चन। सेवनटीन्थ नंबर क्वेश्चन का क्या कहना है, इन अ स्कूल स्टूडेंट thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? कहा गया कि एक स्कूल में, पहले समझ लेते हैं 17th नंबर क्वेश्चन, लेंथी सा है। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, स्टूडेंट्स वहाँ के सोचते हैं कि यानी पेड़ लगाने के बारे में सोचते हैं एयर पॉल्यूशन को कम घटाने के लिए। तो इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शंस ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। अच्छा ऐसा प्लान किया गया कि अगर क्लास फर्स्ट के कुछ कोई स्टूडेंट है और सेकेंड के है और थर्ड के है, ये क्लास है ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट के है, ये क्लास सेकेंड है, ये क्लास थर्ड क्लास है। तो कहते हैं कि सब में जो सेक्शन है इसमें 3 करके सेक्शन है, यानी कि सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड और सेक्शन थर्ड। समझ लेते हैं, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट जो है पहले क्लास के सभी स्टूडेंट हैं तो ये एक ही प्लांट लगाएंगे, तो एक प्लांट लगाएंगे, तो सब सेक्शन के एक ही प्लांट लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब स्टूडेंट लगा रहे हैं, फर्स्ट क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं
तो वो जो प्लांट्स लगाएंगे, फर्स्ट क्लास के हैं तो वन प्लांट लगाएंगे प्रत्येक सेक्शन के। यानी स्कूल में कितने सेक्शन है फर्स्ट क्लास में? 3 सेक्शन है, तो इसका ये 1, इसका 1, ये 1 लगा। फिर सेकेंड क्लास यानी कि जो स्टूडेंट्स है ऑफ क्लास 2, तो वो क्या करेंगे, 2 प्लांट्स लगाएंगे प्रत्येक सेक्शन के। ये भी 2 लगाएंगे, ये भी 2 लगाएंगे, ये भी 2 लगाएंगे सेक्शन। थर्ड क्लास के फिर ये जिस क्लास के हैं उतने ही पेड़ लगाएंगे सभी सेक्शन के स्टूडेंट्स, यानी 3A 3A 3A। तो एवं प्रकार से ये कितने, यानी कि इसमें कहा गया है कि 12th क्लास तक यानी कि लगा रहे हैं, इसी तरीके से 12th क्लास तक लगाएंगे। तो ये 12th क्लास के हैं तो 12 ट्री लगाएंगे, ये सेक्शन, ये भी सेक्शन वाले 12 लगाएंगे और ये भी सेक्शन वाले 12 ट्रीज लगाएंगे। तो आगे क्या कहा गया, तो देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो कितने टोटल प्लांट्स लगाए जाएंगे वो निकालना है स्टूडेंट्स के द्वारा। जैसा कि फिर से इसको क्वेश्चन को समझते हैं। कहते हैं कि एक स्कूल में ऐसा प्लांट्स यानी प्लांट को लगाने के बारे में सोच रहे हैं सभी स्टूडेंट, और उसमें 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जैसे भी हो, यानी कि ये जो क्लास देख रहे हैं प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शंस हैं, 1 सेक्शन, सेक्शन 2, सेक्शन 3। कहते हैं जिस क्लास के वो स्टूडेंट है वो उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज़ को प्लांट करेंगे। यानी वो क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट है तो वो 1 प्लांट्स यानी को लगाएंगे, और यानी कि प्रत्येक सेक्शन में। और सेकेंड क्लास के स्टूडेंट 2 पेड़ करके लगाएंगे, थर्ड क्लास के 3, फोर्थ क्लास के अगर देखें, फोर्थ क्लास के स्टूडेंट जो लगाएंगे वो पेड़ 4 करके लगाएंगे प्रत्येक सेक्शन, ऐसा कहा गया है। तो कहते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट होंगे। तो अच्छा, प्रत्येक केस में अगर देखें तो ये जो फर्स्ट क्लास का है कितने टोटल पेड़ लगाएंगे, तीनों सेक्शन का मिला के 1 + 1 + 1 तो 3 हो गया। इसमें देखें तो 2 2 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अगर इसमें अगर करें थर्ड में 3 सेक्शन है तो 9 हो जाएगा। इस केस में बात करें तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऐसे करते करते अगर 12 वाले में देखें, 12th वाले क्लास के जो सेक्शन है सभी स्टूडेंट कितने लगाएंगे 36। तो ये जो सीरीज़ सॉरी ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं नंबर का, जो प्लांटेड ट्रीज़ का नंबर ऑफ प्लांटेड ट्रीज़ है, तो ये जो दिख रहा है क्या ये AP फॉर्म कर रहा है? हाँ बिल्कुल, 3 का मल्टीपल्स दिख रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को सम निकालना है। ये फर्स्ट क्लास का, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये 12th है, यानी 12th n का वैल्यू 12 मतलब 12 है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हम लोगों का, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3 और n हो जाएगा यानी कि 12, और इस तरीके से हम लोग सम निकाल लेंगे। तो हम ऐसे लिख लेते हैं। समझ चुके हैं कि कैसे क्या था क्वेश्चन का कहना। तो यहाँ लिखेंगे द सीक्वेंस ऑफ planted trees, planted is the sequence of number of planted trees, number of planted trees will be in AP as follows। इस तरीके का होगा। इसमें अगर हम एक लाइन में मेंशन कर देंगे इस तरीके से तो समझ में सब चीज़ आराम से हो जाएगा। ये कितने टर्म तक 2 12 टर्म्स, यानी कि ये कितने टर्म तक 12 टर्म तक ऐसे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ना पड़ेगा हमको। तो हियर यहाँ देखें तो हियर ए कितना हो गया 3 हो गया, डी क्या देख रहा है 6 - 3 करेंगे तो 3 देख रहा है, एन देख रहा है 12 है। तो देयरफॉर SN, क्योंकि सब नंबर को सम करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा n/2 × 2A + n - 1 × D। तो यहाँ S12 रखेंगे, 12/2 × 2, A का वैल्यू क्या है 3 है, और ये रहा 12 - 1 और इंटू ये क्या है D क्या है हम लोगों का 3 है। तो इस तरीके से हम लोगों के पास क्या हो जाएगा 6, और ये रहा 6 और प्लस 11 इंटू ये है 11 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 33, और इस तरीके से ये हो जाएगा 39, यानी कि 234। ये नंबर ऑफ़ ट्रीज़ है, नंबर ऑफ़ प्लांटेड ट्रीज़ ये 234। तो वो कितने नंबर कहते हैं पूछा गया था कि टोटल जो यानी कि हर क्लास के जितने भी सेक्शंस है सभी सेक्शंस के स्टूडेंट्स द्वारा अगर प्लांट को लगाया जाए तो टोटल नंबर ऑफ़ प्लांटेड ट्रीज़ क्या होगा, तो हाउ मेनी ट्रीज़ विल बी प्लांटेड। तो हैंस हम बाद में लिख सकते हैं, हैंस यानी 234 ट्रीज़ विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ये बाद में हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल कितने प्लांट को यानी ट्रीज़ को प्लांट करेंगे वो लोग, यानी स्टूडेंट सब 234 ट्रीज़ को। ये रहा हम लोगों का यानी 17th नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 18th नंबर। A spiral is made of the successive semi circle with centers alternatively at A and B
अच्छा पॉइंट है। तो स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made of the 13 consecutive circles, semicircles? Take pi equal to 22/7. लेंथ ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल L1, L2, L3 विद सेंटर्स नदी रिस्पेक्टिवली। तो इसमें एक फिगर दिया गया, पहले देख लेते हैं वो क्या है फिगर। पहले हमको फिगर बना के यहाँ समझाना पड़ेगा क्या है। तो अगर इसको ऐसे खींच लें, पहले इसी को समझ लेते हैं ये क्या हम किए। अगर इसको गौर से देखें, अगर यहाँ इसको गौर से देखें, इसको सेंटर माने, जैसे ये सर्कल है और ये डायमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कहलाता है। ये वाला अगर देखें, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये तो ये सेमी सर्कल है। फिर ये वाला अगर पार्ट देखें, ये भी सेमी सर्कल है। ये वाला पार्ट देखें तो सेमी सर्कल है। इधर ये वाला देखें तो भी सेमी सर्कल, ये देखें तो सेमी सर्कल। यानी कि आधा आधा करके अगर देखें तो ये वाला पार्ट उधर का सब सेमी सर्कल है, इधर भी देख रहे हैं तो सेमी सर्कल है। तो कहते हैं ये पहला, ये सेंटर इसको मान लें, ये L1 दिया गया है, ये L2, ये रहा L3, ऐसे दिया गया है L1, L2, सॉरी, ये रहा L1 यहाँ से यहाँ तक, ये रहा L2, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ये रहा L3, ठीक। और उसके बाद फिर L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, तो ये हो जाएगा L4, ठीक, ऐसे ही। तो ये वाला हो जाएगा L5। यहाँ कितने सेमी सर्कल देख रहे हैं, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर ये देख रहे हैं 4, ये 5, ऐसे ही चल रहा है। तो ऐसे करके कितने सेमी सर्कल्स होंगे टोटल? 15। तो कहा क्या गया है पहले वो देख लेते हैं। और स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर ऑल्टरनेटिवली एट पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, एक जगह तो वैसे भी नहीं रहने वाला है। अगर यहाँ गौर से देखें तो ये सेमी सर्कल जो दिख रहा है इसका सेंटर कुछ और होगा। अगर ये वाला देखेंगे, ये वाला L2, तो इसका जो सेंटर होगा कहीं इस जगह पर होगा। तो हर जगह पॉइंट देना यहाँ ठीक नहीं रहेगा। तो ये पॉइंट ए है, कहीं बी है, तो ऐसे ही यहाँ पॉइंट्स को ए और बी एंड बी। अच्छा, एक को बी लिया गया है फिगर में, यहाँ दिखाया गया है। अच्छा चल, ठीक। तो इसको अगर सेंटर माने तो इसको खींचा गया, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको सेंटर मान के फिर ये खींचा गया है। तो एवं प्रकार से हुआ। फिर ये वाला खींचने के लिए फिर इसी को सेंटर लेके इधर खींचा गया है। फिर इसको अगर कहें तो इसी को सेंटर लेके खींचा गया। तो एवं प्रकार से यही दोनों बिंदु को यानी पॉइंट्स को सेंटर मान के ऐसे खींचा गया है। ऐसे कितने खींचे गए हैं, यानी कि 13 मेड ऑफ 13, यहाँ 15 नहीं है, 13 सेमी यानी सर्कल है। अच्छा, इसमें ये भी दिया गया है कि ये जो पहला वाला यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो ये R1 इसको ले लेते हैं। फिर दूसरा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूसरे वाले का अगर इसका देखें यहाँ से यहाँ तक R, तो अलग होगा, उसका R2 मान लेंगे। फिर इसका रेडियस जो होता है, रेडियस, तो पहला R1 जो है छोटे वाले का ये 0.5 है। दूसरा R2, इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर में सब दिया गया है, ये सेंटीमीटर, फिर ये सेंटीमीटर। फिर जो R3 दिया गया है इसके लिए जो R है उसका है 1.5 सेंटीमीटर। फिर R4 अगर बात करें तो उससे बढ़ा दिया गया है। इसके लिए अगर बात करें हम लोग तो इसके लिए जो रेडियस दिया गया है वो 2 सेंटीमीटर है। ऐसे ही दिया गया है एंड सो ऑन एज शोन इन द फिगर। तो ये टोटल जो स्पाइरल जो बनाया गया है ऐसे घुमा घुमा के ऐसे, तो इसका लेंथ पूछ रहे हैं। यहाँ से ये मापेंगे, फिर ये इसका माप, फिर इसका माप, फिर इसका माप, तो एवं प्रकार से सबका निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जैसे ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ का अगर वो हम लोग निकालते हैं, क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, यानी कि ये घेरे की लंबाई अगर निकालते हैं तो वो सरकमफ्रेंस C इक्वल टू क्या होता है 2πr। लेकिन यहाँ तो हर केस में हमको आधा ही निकालना है, तो इसी पर अगर बटे 2 कर दें, ये 2 कैंसिल, तो ये πr से निकल जाएगा। यानी कि जो पेरीमीटर है या सरकमफ्रेंस है ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू क्या होता है πr। तो πr से ये लेंथ निकाल लेंगे, πr से ये लेंथ, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ, फिर देखेंगे कि क्या कोई रिलेशन है, क्या वो एक ही फॉर्म कर रहा है, क्या वो लेंथ। अगर ऐसा होगा तो 13th, यानी कि ऐसे सेमी सर्कल्स का सम कर देंगे तो टोटल्स यानी कि स्पाइरल का वो सब निकल जाएगा लेंथ का। तो पहले चेक करते हैं। तो यहाँ R1 क्या है 0.5, R2 क्या है 1 है, R3 क्या है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये है 1.5 सेंटीमीटर, R4 क्या है 2 सेंटीमीटर, और ऐसे ही चलते जा रहा है। यहाँ 4 टर्म ही तक हम भी निकाल के देखेंगे, ज़्यादा तो निकालना नहीं है। अच्छा, अगर ये L1 की बात करें ईयर, तो L का क्या होगा L1 का, तो πr, पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू क्या दिख रहे हैं, यानी कि R1 होगा इस केस में, फर्स्ट केस में R1 क्या दिख रहा है 0.5, यानी कि 22/7।
इसी को 1/2 लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल 11/7। ये हो गया पहले का, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर कहें तो वो क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो L2 भी फिर P यानी पाई R2 हो जाएगा। पाई 22/7 है, R2 तो 1 है, तो ऐसे तो 22/7 सेंटीमीटर हो जाएगा। L3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई R3, तो पाई का वैल्यू 22/7 है, इंटू R3 का वैल्यू क्या है 1.5, यानी कि ये क्या हो जाएगा 22/7। अगर 1.5 को देखें तो ऐसे करके क्या लिख सकते हैं 3/2, इसको 3/2 लिख दें, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये 33/7 हो गया। अच्छा, हम क्या निकाल रहे हैं, L1 निकाल लिए, L2 निकाल लिए, तो L3 भी निकाल लिए। अब एक L4 भी निकाल लेते हैं। L4 किस जगह निकाल लें, तो यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं कि हम L1 का लेंथ निकाल लिए, L2, L3, L4 इसी जगह निकाल लेते हैं। L4 का क्या हो जाएगा पाई R4, तो यानी कि पाई का वैल्यू 22/7, R4 का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 44/7। अच्छा, यहाँ गौर से देखें तो L1 का लेंथ 11, ऐसे हम इसको पहले मिटा लेते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ सब निकाल ही चुके हैं। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग क्या किए हैं, पहले L1 पहले निकाले हैं पाई R1 करके, तो ये 22/7 इंटू हाफ किए हैं, तो ये क्या हो गया था 11/7। L2 की बात करें पाई R2 हो जाएगा 22/7 इंटू हाफ, तो ये क्या हो गया था, ये हाफ नहीं होगा, ये 1 होगा, तो ये 22/7। L3 की बात करें तो पाई R3 की बात यानी ये हुआ था, और ये इसमें 1.5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33/7। और ये L4 की बात करें तो ये इस तरीके का हो जाएगा, और ये रहा हम लोगों का 2, तो ये 4/7। अगर ये टर्म्स को देखें तो ये AP फॉर्म कर रहा है, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का देख रहे हैं कि यहाँ हम कह सकते हैं, जैसे ये दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो इतना -11/7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/7, फिर इसमें ये माइनस करेंगे 11/7, फिर 11/7, तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं कि सिंस L2 - L1 इक्वल टू है L3 - L2, फिर कहेंगे इक्वल टू L4 - L3 है। कितना डिफरेंस है, सबका अगर माइनस कर रहे हैं तो 11/7 है, सब इक्वल है। देयरफॉर L1, L2, L3, L4 एवं प्रकार Ln तक, यानी कि ये तो हमको लेना है 13 ही लेना है, L13 तक ये क्या है R in AP, ये एक AP में है, ये क्या है AP में है, ऐसा हम मेंशन कर दिए। ऐसा मेंशन करने के बाद तब क्या हो जाएगा, तो देन फर्स्ट टर्म जो हम लोगों का होगा यही होगा 11/7। डी की बात करें यही डिफरेंस जो निकाले थे, कॉमन डिफरेंस यही होगा, और तो एन तो हम लोगों के पास यहाँ दिया ही गया है, यानी 13 कॉन्जिक्यूटिव उसमें वो है। अगर यही L1, L2, L3, L4 13 टर्म्स को अगर जोड़ दें तो वो स्पायरल की लंबाई हो जाएगी, जैसे कि ये ऐसे बनाए थे, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे स्पायरल। तो अगर ये L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है, L6 है, L7 है, तो ऐसे ही करते करते 13 को अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, स्पायरल की टोटल लेंथ हो जाएगा। तो देयरफॉर एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कर देंगे। और एस 13 था, तो ये हो जाएगा 13/2, ये 2 इंटू ए का क्या है, ए का वैल्यू है 11/7, और ये रहा 13-1 इंटू डी की बात करें तो डी क्या है 11/7, ये रहा 13/2, और ये हो गया, ये हो जाएगा 12 इंटू 11 अगर करें 132/7, इस तरीके का हो जाएगा ये। फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा 13/2 है, और इंटू ये दोनों प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या कैंसिल होने वाला है, क्या हो जाएगा, ये तो लेंथ हो गया, हैंस कह सकते हैं, हैंस द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इस 143 सेंटीमीटर। ये हम लोग सेंटीमीटर में ये टोटल लेंथ निकाल दिए उस स्पाइरल का, वो जो बना हुआ था फिगर देख पा रहे होंगे, L1, L2, L3, L4, L5 से लेकर L13 तक।
का सम हम लोग फाइंड आउट करके सब कुछ जोड़ दिए, यानी कि सम ने यानी कि सबका इंडिविजुअल वैल्यू निकाल के देखें कि वो सब AP में है, तो उसके बाद उसके 13 फाइंड आउट कर लिए। इस तरीके से हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, पहले समझ लेते हैं। पहले समझते हैं, इसमें लॉग दिया गया है। लॉग्स यानी ये लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं इस तरीके के सिलेंड्रिकल शेप के, तो इसको हम लोग लॉग्स कहते हैं। लकड़ी के ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं तो उसको हम लोग लॉग्स कहते हैं। तो कहते हैं कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इन हाउ मैनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। इसमें क्या कहा गया है कि 200 लॉग्स है, ये 200 लॉग्स है, और इसको अरेंज इस तरीके से किया गया है कि नीचे बॉटम वाले जो रो में है, सपोज़ कि ये मान लें कि ये 20 है, ये कितने हैं 20 है। सपोज़ ये ऐसा है नहीं, यहाँ हम जो बनाए हैं 20 बनाने में बहुत समय लग जाएगा। ये हो गया 19, फिर इस तरीके से अरेंज करते करते ऊपर तक गया 18। तो ऐसे ही जाके यानी कि ऐसे ऐसे सजाते हुए वहाँ यानी 200 लॉग्स को, यानी कि पहले वाले रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स है 20, दूसरे वाले रो में जो अरेंज किया है उससे एक कम 19, तीसरे वाले में कितने हैं 18, चौथे वाले में जो सजाएंगे ऐसे तो वो कितने 17, और करते करते टॉप रो में कुछ ना कुछ तो होंगे, वो कुछ ना कुछ होंगे ही। तो ये 200 लॉग्स को ऐसे अरेंज करना है। और उसके बाद फिर क्या कहा गया है कि नेक्स्ट रो 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। इसमें कहा गया है कि कितने नंबर ऑफ यानी रोज़ में इसको अरेंज कर दिया जाएगा, यानी प्लेस कर दिया जाएगा ये सभी लॉग्स को। यानी ये 1 नंबर है, ये 2, ये 3 रोज़, ये 4th नंबर के रोज़ है। तो ये n को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, n इक्वल टू वट। और उसके साथ साथ पूछा गया है एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और टॉप रो में जो कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो भी बताना है। अगर यहाँ गौर से देखें तो ये जो 20 पहले वाले रो में कितने लॉग्स रखे हुए हैं 20, दूसरे वाले में सेकंड में 19, फिर 18, 17, ये AP फॉर्म कर रहा है क्योंकि ये एक इससे कम है, इससे कम एक है। तो ऐसे जाते हुए यानी कि ये कोई भी ऊपर का यानी कि ये क्या कहते हैं इसको, यानी रोज़ में कितने टर्म्स होंगे यानी कि कितने लॉग्स होंगे वो पता नहीं है। तो n भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि वो टर्म कौन सा है, ऊपर से n भी फाइंड आउट करना है। n तो यही नंबर ऑफ रोज़ ही है, तो वो भी फाइंड आउट करना है। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि ये तो AP में है, ये यही है, D-1 हो जाएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे, n निकालना पड़ेगा, n फिर निकालना पड़ेगा। तो इसको बनाते हैं, ऊपर वाले रोज़ में कितने लॉग्स रखे हैं वो भी निकालना है, और कितने कितने नंबर ऑफ रोज़ में इन सारे लॉग्स को 200 लॉग्स को हम लोग यानी कि उसको वो प्लेस कर देंगे, वो भी निकालना है। तो लिखेंगे द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ लॉग्स इन ईच रो इज इन AP एज फॉलो। वो इस तरीके का है, यानी AP में है वो क्या है, वो 20 है, 19 है, 18 है, जितने भी वो लॉग्स नंबर ऑफ लॉग्स है प्रत्येक रोज़ में वो AP में है। इस तरीके से 17, और करते करते ये कोई ऊपर टॉप रो में ये कितने लॉग्स रखे हुए हैं पता नहीं। अच्छा, यहाँ अगर देखें तो इस केस में हम ये 20 देख रहे हैं। B अगर देखें तो इसमें अगर इसको माइनस करें 20 को तो -1 हो जाएगा। अच्छा, और ये सभी को अगर यहाँ से लेके जितने भी टर्म्स इसमें है, टर्म्स तो पता नहीं है कितने होंगे, लेकिन जितने भी है सबको अगर जोड़ेंगे तो वो 200 लॉग्स ही होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स तो दिया गया है 200, तो सबका सम 200 होगा। तो हम यहाँ से ऐसे कहेंगे कि SN कह दिए कि ये 200 है, फिर कहेंगे कि ये हो जाएगा n/2 × 2a + n-1 × d, और करके लिख सकते हैं, ये रहा 200। अच्छा, इसी को थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ से। ये तो हम लोग देख चुके हैं, D भी देख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी को अगर इधर देखें तो क्या हो जाएगा n/2 × 2, ये तो मेरा 20 था, और n का वैल्यू तो पता नहीं है, n-1, और d का वैल्यू हम लोगों के पास -1 था, और इस तरीके से इक्वल टू क्या हो जाएगा 200। फिर अगर इधर देखें तो ये 2 को अगर उधर ले चलें तो या तो ऐसे रहने भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 20, फिर n, ये -n हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 200। फिर अगर इसको देखें तो n ऐसे लिख सकते हैं, ये 41 - n लिख के ये वाला 2 अगर उधर करेंगे तो ये हो जाएगा 400। अब देखते हैं अगले स्टेप में।
अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके का हो जाएगा, और फिर इसको हम इस तरफ लाते हैं, यानी इस साइड ट्रांसपोज कर लिए। अब इसके बाद इसको माइनस एन स्क्वायर 41 एन अप माइनस 400 इक्वल टू 0। अगर इसमें -1 कॉमन ले लें तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा हम लोगों के पास 41 और ये रहा 400 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। ये किस तरह का इक्वेशन बन गया, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यानी क्या होगा, ये -400 हो गया। अब देखते हैं, ये रहा n कॉमन लिए थे शायद, माइनस ये रहा प्लस, ठीक है। अब क्या कहा गया था, 200 लॉग्स प्लेस्ड। अच्छा, इसमें n को निकालना है, देखते हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 400 का अच्छा, इसमें क्या करें, फोर्टी वन पूरा करना है। किस नंबर से इसको लें, ट्वेंटी 5 और 16 से हो रहा है, तो यहाँ हम 25 और 16 एन प्लस 400 इक्वल टू 0 इसको लिख सकते हैं। फिर ये दोनों में कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 25 हो जाएगा। फिर इसमें अगर कॉमन लें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर n माइनस 16 सॉरी n माइनस 25 ये हो गया, n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हम फिर लिख सकते हैं 25 इक्वल टू एक बार 0, फिर इधर n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से n का वैल्यू 25 इधर आ गया और यहाँ n का वैल्यू क्या आ गया 16। तो n का 2 वैल्यू आ रहा है, तो कौन सा लें कौन सा नहीं लें, अब देखते हैं, या कौन सा लेना चाहिए। जैसा कि अभी हम बताएं कि अच्छा, बारी बारी से n का वैल्यू हम लेते हैं। जैसे n का ले रहे हैं, इफ़ वी टेक n बराबर 25, अगर हम n 25 लेते हैं, देन ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 25 क्या हो जाएगा, ये n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ये 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 25 माइनस ए का वैल्यू क्या था 20 था, प्लस n का वैल्यू 25 माइनस 1 और डी का वैल्यू -1 था। इस तरीके से 20 और ये हो जाएगा हम लोगों का 24 इंटू -1, और ये रहा 20 और ये -24, तो -4, ठीक, ये आ गया हम लोगों का आंसर। तो क्या ये संभव है, क्या ये संभव है कि ये, जैसे कि हम गट्टर को यानी सॉरी इसको ऐसे लकड़ियों को सजा रहे थे, ऐसे ये 20 था, फिर ये 19 था, करते 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 करते, यानी ये तो नंबर ऑफ़ लॉग्स ही है, नंबर ऑफ़ लॉग्स। क्या नंबर ऑफ़ लॉग्स ये माइनस में हो सकता है क्या, ऊपर में अगर देखें तो यहाँ क्या -4 लकड़ी कैसे ऐसे अरेंज करेंगे -4 में, तो ये नहीं हो सकता है संभव। अगर n का वैल्यू हम 25 ले रहे हैं तो नतीजा हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यानी ऊपर माइनस लकड़ी गया, तो वो माइनस संभव नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको अवॉइड करेंगे, ये नहीं ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं। इफ़ वी टेक n इक्वल टू इतना, तो देन इतना यहाँ लिख देते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। देन फिर हैंस, तो दूसरा वैल्यू लेते हैं, हैंस n इक्वल टू 16 दूसरा लेंगे, और इस केस में देयरफॉर ए n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं, तो ये 16 निकालते हैं, तो a प्लस हो जाएगा, ये तो 20 था, ये 16 माइनस 1 करेंगे और d का वैल्यू -1 है, ये रहा 20 और ये -15 हो जाएगा कि, और इस तरीके से ऊपर में जो टॉप में होगा उस रोज में कितने नंबर ऑफ़ लॉग्स हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 200 लकड़ियाँ है, 200 लकड़ियों को अगर सजाएंगे कितने रोज़ में सजा सकते हैं, तो वो 16 रोज़ में, यानी कि इस तरीके से
कि यानी कि निचले वाले रो में अगर हम 20 दिए हैं तो दूसरे वाले में कि 19, तीसरे वाले में अगर 18 दिए हैं, ऐसे ही करते 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 चलते जाएंगे और ऊपर वाले रो में हम मेरा क्या होगा 5 होगा। और ये ऐसे नंबर ऑफ़ रोज़ की बात करें तो ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे करते करते हम यानी कि ये 16th रो तक हम सजाएंगे इस लकड़ी को। और टॉप वाले रो में जो होंगे वो लकड़ियों की संख्या 5 होंगे। तो यही कह सकते हैं। तो ये तो निकाल दिए। तो जैसा पूछा गया था वैसा लिख देते हैं। क्या पूछा गया था, इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। तो हैंस लिखेंगे एंड इफ़ वी टेक, ऐसा लिख दें इस जगह, एंड इफ़ वी टेक n इक्वल टू 16 तो देन ए एन ये हो गया। तो हैंस कह सकते हैं कि हैंस कितने इन हाउ मैनी रोज, तो यानी 16 इन 16 रोज 200 logs are placed and the number of logs in top row will be क्या हो जाएगा 5। ऐसा कर सकते हैं कि ऊपरी यानी कि जो ऊपर वाले रो होंगे उसमें कितने नंबर ऑफ़ लॉग्स होंगे 5 और टोटल नंबर ऑफ़ लॉग्स कितने हो जाएंगे 16। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर का क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज आर इन द लाइन। अच्छा, आगे क्या कहा गया, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम अ बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What are the total distance the competitor has to run? ऐसा कुछ कहा गया है, एक पोटैटो रेस हो रहा है, कह सकते हैं ऐसा कुछ, एक बकेट रखा हुआ है और ये 5 मीटर के डिस्टेंस में एक पोटैटो रखा हुआ है। फिर दूसरा जो पोटैटोज रखा है ये क्या लिखा हुआ है 3 मीटर्स के, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर्स की दूरी पर, ये रहा 3 मीटर्स। पहला पोटैटोस 5 मीटर की दूरी पर है, दूसरा पोटैटोस वहाँ से 3 मीटर्स की दूरी पर है। फिर उसके आगे जो है ये 3 मीटर की दूरी पर एक पोटैटोस फिर रखा है। इस पोटैटोस के आगे अगर देखें तो 3 मीटर दूरी पर फिर एक पोटैटोस रखा हुआ है। तो ऐसे ही कितने 10 पोटैटोज रखे हुए हैं, इसको भी इंक्लूड करके। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बकेट को यानी कि एक रेस कॉम्पिटिशन में बकेट को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा गया है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो पहला जो पोटैटोज रखा हुआ है यानी आलू, उससे 5 मीटर दूरी पर है, ठीक। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन में ही सभी पोटैटोज रखे हुए हैं 3-3 मीटर की दूरी पर। अच्छा, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, और उसमें कितने पोटैटोज रखे हुए हैं 10 पोटैटोज रखे हुए हैं, टोटल 10 पोटैटोज है। अच्छा, आगे कहा गया है कि अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, और एक कॉम्पिटिटर है कोई भी जो भाग लिए हैं, तो वो यहाँ से दौड़कर, या तो लड़की ऐसे जो किताब में है उस लड़की का फिगर है, तो जो लड़की एक कॉम्पिटिटर है वो यहाँ से दौड़ कर कहा गया है कि कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, यहाँ से दौड़ के जाके नियरेस्ट पोटैटो को उठाती है, रन्स बैक विद इट, और उसके साथ ही फिर वो वापस दौड़ कर आती है, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, फिर उसको बकेट में डाल देती है, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर दूसरे पोटैटो के लेने के लिए वो फिर दौड़ती है यहाँ तक। अच्छा, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड सी कंटिन्यूज इन द सेम वे, और फिर वहाँ से दौड़ के यहाँ इसमें डालती है, फिर इसी तरीके से वो करती रहती है जब तक कि ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, जब तक कि अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, जब तक कि सभी पोटैटोज को बकेट में नहीं डाल देती तब तक वो ऐसा ही करती रहती है। तो व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। तो कॉम्पिटिटर जो है ये जो कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया है, इसमें क्या कहा गया कि एक बकेट रखा गया है, उसके आगे एक स्ट्रेट लाइन में 10 आलू को रखा गया है। तो पहला जो आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर है, दूसरा आलू इस आलू से 3 मीटर की दूरी पर, सभी ऐसे रखे हुए हैं, ऐसा फिगर में दिखा दिए। एक कॉम्पिटिटर लड़की है, वो जाती है दौड़ के इस आलू को उठा के फिर ला के इसमें डालती है, फिर दौड़ती है, फिर इसको उठा के फिर इसमें आके डालती है, फिर इस यहाँ से यहाँ दौड़ती है, फिर वहाँ से यहाँ आके इसमें डालती है। तो ऐसे 10 आलू को वो उठा के इसमें डालती है, तो टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो अगर यहाँ देखें तो पहले आलू को उठाने में वो जो दौड़ लगाई है यहाँ से इधर और फिर इधर, तो कितने मीटर का हुआ 10 मीटर का, 5 मीटर जाना 5 मीटर आना।
फिर दूसरे आलू को उठाने में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये 10 मीटर कवर की पहले में। फिर दूसरे में अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ क्या 5 और 3 8 हुआ, फिर उधर से आई तो यानी 16 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर देखें 5 3 8 हो गया, 8 और 3 करें तो क्या हो जाएगा 11 और उसमें फिर बैक वहाँ से आती है तो 11 और 11 क्या हो जाएगा 22 मीटर। या ऐसा कर सकते हैं, इसी तरीके से हो रहा है, यहाँ से जाना और फिर वहाँ से आना। फिर ये अगर देखें कहाँ तक हम लोग किए थे, इसको दूसरा और ये तीसरा हो गया था। अब चौथे को करने में फिर यानी कि यहाँ तक तो हो चुका है, 3 जाना, फिर 3 उसमें ऐड हो जाएगा, 6 देख रहे हैं कि ऐड हो रहा है तो इसमें 18 मीटर ऐसे ऐड हो गया। एवं प्रकार से करते करते कितने टर्म तक 10th यानी कि 2 10th टर्म ऐसे लिख सकते हैं कि 10 टर्म तक ऐसे ही है। ये सीक्वेंस जो देख रहे हैं क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, तो ऑब्जर्व करने के बाद पता चलता है हाँ बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ये 10 मीटर है, ये 16 मीटर है और ये 22 मीटर है। तो ये दोनों के बीच का अगर डिफरेंस 6 है तो ये दोनों बीच का भी डिफरेंस 6 है, फिर ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस 6 है। एवं प्रकार से इसी तरह होगा आगे। तो ये क्या है, एक एपी फॉर्म कर रहा है और एपी फॉर्म कर रहा है तो ये डिस्टेंस को अगर सम यानी जोड़ देंगे 10 टर्म तक तो ये टोटल जो कॉम्पिटिटर जितना दौड़ लगाई है इस पोटैटो यानी कॉम्पिटिशन में या रेस में तो वो निकल जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं, बनाते हैं, समझ चुके हैं कि कैसे हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हिंट भी दिया गया है बुक में कि टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस इन मीटर्स रन्स बाय द कॉम्पिटिटर। हम तो वैसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट अगर इसको लिखे हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, द सीक्वेंस ऑफ डिस्टेंसेस लिख देते हैं, द सीक्वेंस ऑफ डिस्टेंसेस इन मीटर्स। अच्छा, द सीक्वेंस ऑफ डिस्टेंसेस रन बाय द क्या है कॉम्पिटिटर टू पिकअप क्या है टू पिक्स वो उठाकर फिर लाती है, रन्स टू ड्रॉप इट इन इट एंड रन्स बैक स्टार्ट्स इन द बकेट। अच्छा, कॉम्पिटिटर टू पिक द पोटैटोज, ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी वो पोटैटोज को यानी कि पोटैटोज, द सीक्वेंस ऑफ डिस्टेंस इन मीटर रन बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक द पोटैटोज विल बी इन एपी एज फॉलोज। क्या हो जाएगा, वो क्या था 10 था, फिर उसमें 6 प्लस किए थे तो 16 हुआ था, फिर 22, फिर 28, ऐसे करते करते टू 10 टर्म्स यानी वो 10वें टर्म तक ऐसा होगा। इस केस में देखें तो हियर ए क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा, डी अगर देखें तो 6 हो जाएगा और एन देखें तो 10 हो जाएगा। इस तरीके से एस एन हम लोग निकाल सकते हैं। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ एस हम 10 ले सकते हैं क्योंकि 10 ही पोटैटोज़ को पिक करना है कॉम्पिटिटर को। 2 इंटू ए का क्या है वैल्यू 10 है और प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 6 है तो 6 ले लिए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 5 इंटू 20 अब प्लस 9 इंटू 6 ये हो गया। अगले स्टेप में 5 ये हो जाएगा 20 अब प्लस 54, ये 5 इंटू अगर ये दोनों को प्लस कर दें तो 74 हो जाएगा, 370 हो गया। यानी कि ये टोटल कितना डिस्टेंस उसको दौड़ना पड़ा 370 मीटर। तो यहाँ लिखा है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में हैज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर has to run is 370 मीटर। ये ऐसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हैंस द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन इज़ 370 मीटर्स। यानी कॉम्पिटिटर को टोटल कितना डिस्टेंस यानी कि दौड़ना होगा वो 370 मीटर, वो आलू को उठाने में 10 आलू को उठा के उस बकेट में डालने तक। तो इस तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए।
अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।